सुप्रभात बच्चों, आशा है कि तुम सब बहुत अच्छे होंगे। आज की कक्षा में तुम सबको स्वागत है। आज हम 7वीं कक्षा का 7वीं पाठ उत्कलमणि के विषय में पढ़ेंगे। आज हम उस संग्रामी, देश संग्रामी के बारे में पढ़ेंगे जो देश के प्रति उनका लगाव, उनका स्नेह था और वे हमेशा देश के लिए काम करते थे, जिनका हृदय मणि की तरह चमकता था और बहुत मूल्यवान भी था। आज हम उन देश प्रेमी, देश संग्रामी के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें लोग दरिद्र के सखा, दीनबंधु के नाम से जानते हैं। उत्कलमणि गोपबंधु दास जी के बारे में जानेंगे। उनका जन्म कब, कहाँ हुआ था और उन्होंने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी और ढेर सारी जानकारी आज हम उनसे लेंगे। तो आज का हमारा विषय वस्तु क्या है? उत्कलमणि गोपबंधु दास। उनकी छवि याद है? उनकी छवि ये है हमारी उत्कलमणि गोपबंधु दास जी की छवि। उनका जन्म 9 अक्टूबर 1877 को हुआ था। सुवांडोपुरी जिला में हुआ था और उनकी मृत्यु 17 जून 1928 को हुआ था। उनका देहांत जब हुआ उनकी उम्र 50 साल की थी। 50 साल की उम्र का थे। इन छोटी सी लगभग 50 साल का छोटा सा जीवन था उनका, पर ये जीवन पूर्ण उन्होंने उत्कल के लिए, ओडिशा के लिए समर्पित कर दिया था। गोपबंधु जी सर्वदा लोक कल्याण, देश प्रेम में समर्पित रहते थे और वे देश के लिए बहुत सारे कुछ ऐसे कार्य किए हैं। उनका योगदान अतुलनीय है। तो उनकी शिक्षा पुरी जिला स्कूल, रवेंसा कॉलेज, कोलकाता विश्वविद्यालय में हुआ था। उनकी द्वारा रची गई कृतियाँ हैं बंदिरा आत्मकथा, धर्मपद आदि उनकी द्वारा रची गई कृतियाँ हैं। और कुछ जानकारी लेंगे। वे ओडिशा के एक सामाजिक कार्यकर्ता, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं साहित्यकार भी थे। उन्हें उत्कलमणि के नाम से जाना जाता है। वो मणि के स्वरूप हमेशा सबके दिल में रहते हैं। ओडिशा में राष्ट्रीयता एवं स्वाधीनता संग्राम की बात चलाने पर लोग गोपबंधु दास का नाम सर्वप्रथम लेते हैं। गोपबंधु जी देश के लिए बहुत कुछ कार्य किए हैं। उन छोटी सी उम्र में, छोटे से जीवन काल में उन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं देश के लिए। तो इस वजह से स्वाधीनता संग्राम की बात जब भी उठेगी तब गोपबंधु दास का नाम पहले आएगा। ओडिशा वासी उनको दरिद्र के सखा रूप से स्मरण करते हैं। दीनबंधु के नाम से भी जानते हैं। ओडिशा के पुण्य क्षेत्र पुरी में जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार के उत्तरी पार्श्व में चौक के सामने उनकी एक संगमरमर की मूर्ति स्थापित की गई है। उत्कल के विभिन्न अंचलों को संगठित कर पूर्णांग ओडिशा बनाने के लिए उन्होंने प्राणपण से चेष्टा की थी। उत्कल के विशिष्ट दैनिक पत्र समाज के ये संस्थापक थे। दैनिक पत्र समाज के संस्थापक उत्कलमणि गोपबंधु दास जी थे। अब हम इस विषय को जानेंगे और कुछ ढेर सारी जानकारी उनके बारे में लेंगे। तो आज का हमारा विषय वस्तु है उत्कलमणि। तो तुम लोगों को बच्चों पता तो होगा कि हमारा देश भारत पहले अंग्रेज़ों के शासन में अधीन था। अंग्रेज़ों लोग हमें शासन करते थे। उन दिनों की बात हम आज जानेंगे। इस विषय को पढ़ते पढ़ते मैं तुम लोगों को इसका अर्थ
समझाती हूँ, ध्यान से सुनो। कुछ ही दिन पहले की बात है, तब हमारे देश में अंग्रेज लोग शासन करते थे, पर वे जनता को संतुष्ट नहीं कर पाते थे। शासक वर्ग प्रजा के सुख दुख से बेखबर और बेपरवाह रहते थे। कुछ ही दिन पहले की बात है कि तब हमारे देश में जब अंग्रेजों लोग हमें शासन करते थे, हम उनकी गुलामी का काम करते थे, तब वो हम सबको ढेर सारे कष्ट देते थे, हमें कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, हमें वो खुश नहीं देख पाते थे और हम उनके किए गए कामों को लेकर भी बहुत परेशान थे, हमेशा उनसे असंतुष्ट रहते थे। तो वे जनता को संतुष्ट नहीं कर पाते थे। तो शासक वर्ग प्रजा के सुख दुख से बेखबर, जो राजा थे वे भी हम सबके यानी कि प्रजाओं के सुख दुख से बेखबर थे और बेपरवाह भी थे। बेखबर का मतलब क्या होता है? जिसे कुछ खबर या पता ना हो, क्योंकि वो अपने काम में व्यस्त रहते थे, तो प्रजा के लिए उनके पास समय ही नहीं था और वो हमेशा स्वार्थी थे, जिससे किसी बात की परवाह या चिंता भी नहीं थी हमारे लिए। तो हम अंग्रेजों के शासन, अंग्रेजों के कारण हमें कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उड़ीसा के कुछ नवयुवकों ने मिलकर पुरी के पास साक्षी गोपाल में सत्यवादी वन विद्यालय बनाया था। इस विद्यालय में ज्ञान प्रदान के साथ साथ चरित्र निर्माण, नैतिक शिक्षा, देश सेवा पर भी बल दिया जाता था। छात्रों को बढ़ाई का काम, खेती का काम, चित्रकला, बुनाई आदि सिखाकर उन्हें स्वावलंबी बनाया जाता था, जिससे वो किसी दूसरे के ऊपर निर्भर ना कर पाए। वो अपने आप में स्वावलंबी होना चाहते थे, आत्मनिर्भर, जो कि बिना दूसरों की सहायता के बिना अपना काम खुद कर सकते हो। तो उड़ीसा के कुछ नवयुवक थे जिन्होंने मिलकर पुरी के पास साखी गोपाल में एक विद्यालय बनाया था। उस विद्यालय का नाम था सत्यवादी वन विद्यालय। और इस विद्यालय में पाठ के साथ साथ अलग अलग शिक्षाएं भी उन्हें मिलती थी, जैसे कि चरित्र का निर्माण करना, नैतिक शिक्षा करना, देश सेवा पर अपने को बलि देना, देश सेवा करना, ये सारे काम उन्हें सिखाया जाता था। उसके साथ साथ बढ़ाई का काम करना, खेती का काम करना, चित्रकला, चित्र बनाना, बुनाई का काम करना, ये सारे काम करके उन्हें स्वावलंबी भी बनाया जाता था। सब अपना अपना काम अपने हाथों से खुशी के साथ करते थे। वहाँ शिक्षक और छात्र एक साथ रहते थे। गोपबंधु दास उनके मुखिया थे। उस विद्यालय के मुखिया गोपबंधु दास जी थे। एक दिन की बात है, काले काले मेघ घुमड़ने लगे। रात भर झमाझम पानी बरसता रहा। रात के 2 बजे के करीब किसी के सिसकने की आवाज़ सुनाई पड़ी। तो सिसकने की बच्चों अर्थ मालूम है? सिसकना का मतलब है रोना। कौन रोता था वहाँ पर? एक दिन जब काले काले मेघ घुमड़ रहे थे, बहुत ज़ोर से तेज़ी से बारिश हो रही थी, गड़गड़ाहट हो रही थी बादलों की, रात भर झम झम पानी बरसता था। उसी समय रात के 2 बजे कहाँ पर किसी पर एक व्यक्ति के रोने की आवाज़ सुनाई दी। तो सब जग गए। वे शिक्षकों के कमरे के पास पहुँचे। देखा कि स्वयं गोपबंधु रो रहे हैं। वो सब आश्चर्य हो गए कि गोपबंधु जी रो क्यों रहे हैं। उन्होंने कहा, देखो रात भर पानी बरसा है, नीचे वाले इलाकों में पानी भर गया होगा,
रात भर पानी बरसता रहता है, बरस रहा है। नीचे जो लोग रहते हैं उनके इलाकों में पानी भर गया होगा, नदियों में तो बाढ़ आ गई होगी, लोगों के घर बार, खेत क्यारियाँ सब बिखर गई होगी, सब नष्ट हो गए होंगे। लोग कैसे रहते होंगे? तो ये दुख वो सोच सोच कर रोते रहे। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों के घर बार, खेत क्यारियाँ तहस नहस हो गए होंगे। तहस नहस हो जाना का मतलब है नष्ट हो जाना। बन्या के कारण, बाढ़ के कारण जो पानी आ गया, उस पानी में उनका गांव और उसके साथ साथ उनकी खेती बाड़ी और नीचे जो लोग रहते हैं घर बार, ये सारे बिखर गए होंगे। ये सोच सोच कर 2 बजे रात को गोपबंधु जी अकेले बैठकर रो रहे थे। सरकार उनकी सहायता तो नहीं करती, चलो हम लोग गांव-गांव में जाएं और लोगों को मदद पहुंचाएं। गोपबंधु का हृदय कितना कोमल था, यह उसकी एक मिसाल है। मैंने बच्चों पहले ही तुम लोगों को कहा था कि उनका हृदय मणि की तरह मूल्यवान है। इस वजह से वो हम सब के दिलों में रहते हैं। जब भी किसी का नाम आए दीनबंधु, गोपबंधु जी का नाम पहले आता है, क्योंकि वो लोगों का दुख देख नहीं पाते थे और उनके दुख को दूर करने के लिए प्रयास करते थे हमेशा। तो इस बार भी जब बन्या हुई, बाढ़ हुई, तो बाढ़ में वो खुद की जगह दूसरों की सहायता करने की उन्होंने सोची और ये सोचकर वो रोने लगे कि गांव की हालत, गांव लोगों की हालत क्या हो गई होगी और उन्हें सरकार की मदद भी नहीं मिल रही है। इस वजह से गोपबंधु जी का हृदय पिघल गया। गोपबंधु जी का हृदय रोने लगा और उन्होंने उन लोगों की सहायता करने की सोची। गोपबंधु दास का जन्म पुरी जिला के सुवांडो गांव में सन 1877 में हुआ था और उनका देहांत 1928 में हुआ था। लगभग 50 साल का छोटा सा जीवन था उनके पास, लेकिन वो छोटे से जीवन में देश के लिए कई सारे काम किए। उनके योगदान अतुलनीय है हमारे देश के लिए। पर यह जीवन पूर्ण रूप से उत्कल के लिए समर्पित था। उनका ये छोटा 50 साल का जीवन पूरी तरह उत्कल के लिए समर्पित था। गोपबंधु सर्वदा लोक कल्याण, देश प्रेम, समर्पित सेवा, सत्य, अहिंसा और नीति के पक्षधर थे। वो हमेशा इस सारे चीज़ों से प्यार करते थे, लोगों को सेवा करना सिखाते थे, सच बोलना कहते थे और अहिंसा के मार्ग पर चलकर प्रगति करने की बात भी लोगों को कहते थे। लोक कल्याण, देश प्रेम आदि को गुरुत्व देते थे। वे ओडिशा के दुख दर्द, आशा अभिलाषाओं को अंग्रेजी के सामने रखने वाले एक निर्भीक नेता थे। वे हमेशा दूसरों को मदद करते थे। दुख दर्द को देखकर वो सहन नहीं कर पाते थे। हर व्यक्ति की आशा अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए वो हमेशा अंग्रेजों के सामने डट कर खड़े रहते थे। निर्भीक नेता थे हमेशा। धर्मपद और नचिकेता उनके आदर्श थे। बच्चों ये याद रखो, गोपबंधु जी के आदर्श कौन थे? गोपबंधु जी धर्मपद और नचिकेता इन दोनों के आदर्श थे। वे भारतीय लोक सेवक मंडल के सदस्य थे। वे समाज नामक दैनिक समाचार खबर कागज, समाचार पत्र जो है हम हर रोज़ पढ़ते हैं, वो समाज पत्र का प्रकाशक गोपबंधु जी थे। वे उनके पुस्तकों के रचयिता थे, अनेक पुस्तकों के रचयिता थे। उनके द्वारा कई कृतियाँ लिखी गई हैं और इसके लिए उन्हें कई पुरस्कार भी मिले हैं। वे सर्वदा कहते थे, हमेशा कहते थे, मानव जीवन
की कसौटी तो उसके कर्म से बनता है। मानव जीवन की कसौटी तो उसके कर्म से होता है। देश के लिए बलिदान देने से जीवन सार्थक होता है, क्योंकि हम इस देश में जन्म लिए हैं। हमें ये गर्व की बात है, तो हम अपने जीवन काल में ऐसा कुछ कार्य करना चाहिए जिससे कि जीवन के अंत के समय लोग हमें उस नाम से जाने। उसी प्रकार देश के लिए बलिदान देने में कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए। देश के लिए बलिदान देने से हम अपना जीवन सार्थक मानेंगे। वे बड़े स्वतंत्रता संग्रामी थे। कहते थे, स्वराज के पथ पर जितने गड्ढे हो स्वराज यानी कि स्वाधीनता को लाने के लिए जितनी परेशानी उठानी पड़े, वो सब मेरे अस्थि मांग से पट जाएं। और वे ये कहते थे कि देश की स्वाधीनता के लिए जितने सारे गड्ढे हैं, वो सारे गड्ढे मेरे अस्थि और मांग से पूर्ण हो जाए। पट जाए का मतलब पूर्ण हो जाए, वो सारे गड्ढे मिट जाएं। मेरे देशवासी मेरी पीठ पर चलकर प्रगति करे। मेरे देशवासी मेरे ऊपर चलकर प्रगति के राह पर आगे चलते बने, रुके मत। गोपबंधु उत्कल के जन के प्रिय नेता थे। वो हमेशा हर लोगों के दिल के करीब रहते थे। हर उत्कल के हृदय के मणि थे। वे सचमुच उत्कल मणि थे, उड़ीसा के मणि थे, लोगों के हृदय के मणि थे, इसलिए लोग उन्हें उत्कल मणि कहते हैं। तो बच्चों, ये था हमारा गोपबंधु जी के विषय में कुछ जानकारी। वे कैसा नेता थे, वो लोगों के कैसे मदद करते थे, हम उनके बारे में जाना। अब हम इस विषय से लिए गए कुछ शब्द के बारे में जानेंगे, नए शब्द के बारे में जानकारी लेंगे। मैंने कहा था, फिर दोबारा कहती हूँ, ध्यान से सुनो। बेखबर, जिसे कुछ खबर या पता ना हो, हम कैसे हैं उसे कुछ पता करना ही ना हो। बेपरवाह, जिसे किसी की परवाह या फिर चिंता ना हो, अपने आप में जो डूबा रहता है, दूसरों की कोई चिंता ना हो उसे। स्वावलंबी, जो दूसरे की सहायता के बिना अपना काम खुद कर सकता हो। सिसकना, रोना। इलाका, क्षेत्र। बाढ़, बन्या, तहस नहस हो जाना, नष्ट हो जाना। मदद करना, सहायता। मिसाल, उदाहरण। हम अपने जीवन में एक ऐसा कार्य करना चाहिए जब लोगों के लिए हम मिसाल बन जाएं। मिसाल का मतलब है उदाहरण बन जाना। तो बच्चों, यह पाठ को तुम 2-3 बार घर बैठकर पढ़ाई करना। अब हम इसके अभ्यास अनुशीलन के जाएंगे, उसकी थोड़ी जानकारी लेंगे। सत्यवादी वन विद्यालय कहाँ बनाया गया था? याद आया कुछ? सत्यवादी वन विद्यालय पुरी के पास साखी गोपाल में बनाया गया था। सिसकने की आवाज़ कहाँ सुनाई पड़ी? सिसकने की आवाज़ शिक्षकों के कमरों से सुनाई पड़ी। गोपबंधु का जन्म कब हुआ था? पुरी जिले के सुआंडो गांव में सन 1877 में हुआ था। देशवासी मेरी पीठ पर चले जाएं, यह किसने कहा था? देशवासी मेरी पीठ पर चले जाएं, यह गोपबंधु जी ने कहा था। हम उत्कलमणि के रूप में किसको जानते हैं? उत्कलमणि के रूप में गोपबंधु दास को जानते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे, क्या दिया है उसने। अंग्रेज भारतीयों को संतुष्ट क्यों नहीं कर पाते थे? क्योंकि अंग्रेज शासक हम प्रजाओं के सुख दुख से बेखबर और बेपरवाह रहते थे। हमारे सुख दुख को उन्हें खबर ही नहीं था।
इस वजह से अंग्रेज हम भारतीयों को संतुष्ट नहीं कर पाते थे। वन विद्यालय की स्थापना किन्होंने की थी? ओडिशा के नव युवकों ने की थी वन विद्यालय की स्थापना पुरी जिले के साखी गोपाल के पास। वन विद्यालय में किस किस विषय की शिक्षा दी जाती है? उन्हें चरित्र निर्माण करना, नैतिक शिक्षा, देश सेवा, बढ़ाई का काम, खेती का काम, चित्रकला, बुनाई का काम, जैसे वो स्वावलंबी बन सके। चित्रकला, ये सारे काम उन्हें सिखाया जाता। क्यों रह रहे थे? रात भर झमझम बारिश होने के कारण नीचे वाले इलाकों में पानी भर गया होगा और ये सोचकर गोपबंधु जी दुखी होकर रो रहे थे। उन्होंने सबसे क्या कहा? उन्होंने सबसे यह कहा कि तेज बारिश होने के कारण नदियों में बाढ़ आ गई होगी, लोगों के घर बार, खेत क्यारियाँ तहस नहस नष्ट हो गए होंगे और लोग बहुत परेशान में होंगे और उन्हें मदद कैसे पहुंचाए, ये सब उन्होंने लोगों से कहा। सबसे कहा वे किस प्रकार के नेता थे? वे ओडिशा के दुख दर्द आशा अभिलाषाओं को अंग्रेजी के सामने रखने वाले एक निर्भीक नेता थे। वे सर्वदा क्या कहते थे? वे सर्वदा कहते थे मानव जीवन की कसौटी तो उसके कर्म से है, देश के लिए बलिदान देने से जीवन सार्थक होता है। तो बच्चों, ये कुछ प्रश्न हैं जो तुम अपने आप करने की प्रयास करना। मैं भाषा कार्य अभी तुम्हें समझा देती हूँ। भाषा कार्य को समझो। भाषा ज्ञान क्या है? उदाहरण के अनुसार बदलिए। बात का बहुवचन रूप बातें, मिसाल मिसालें, एक की मात्रा होगा और उसके पास अनुस्वार, आवाज आवाजें, रात रातें, कलम कलमें, क्यारी क्यारियाँ। तो बच्चों यहाँ पर छोटी ई की बड़ी ई की मात्रा लगी है, लेकिन जब वो बहुवचन रूप में परिवर्तित हो जाता है वहाँ पर छोटी ई की मात्रा प्रयोग होता है। इस बात का याद रखना। नदी यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा है, लेकिन जब ये बहुवचन रूप में परिवर्तित हो जाएगी यहाँ पर बड़ी ई की जगह छोटी ई की मात्रा का प्रयोग होगा, नदियाँ। उसी प्रकार लड़की की लड़कियाँ, स्त्री स्त्रियाँ, गोली गोलियाँ। ये हो गए बच्चों उदाहरण के अनुसार भाषा कार्य में एक वचन को बहुवचन में परिवर्तित करना। ये कुछ जानकारी। क्रिया के 3 काल होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ये 3 काल होते हैं। भूत जो बीत गया है, वर्तमान जो अभी चल रहा है और भविष्य जो आने वाला है। ये 3 काल हैं। जिसे इसकी उदाहरण दी है, भूत मैं गया उसने खाया, वर्तमान मैं जाता हूँ वह खा रही है, भविष्य तुम जाओगे रमेश पढ़ेगा। इस प्रकार नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उस वाक्य के सही काल चुनिए। जो बीत गया है वो भूतकाल, जो अभी चल रहा है वर्तमान काल और जो आगे होगा, हुआ नहीं है, उसे भविष्य काल। पहला प्रश्न है, तब हमारे देश में अंग्रेज लोग शासन करते थे, यानी कि अब नहीं करते, तब करते थे, यानी कि ये बात बीत गई है, इसलिए यहाँ पर कौन सी काल का प्रयोग होगा? ये होगा भूतकाल। दूसरा, गोपबंधु रो रहे हैं। हे की सूचना बच्चों वर्तमान काल में दी जाती है, ये एक सूचना है, और थे अतीत काल में और होगा भविष्य काल में। तो हे यानी कि गोपबंधु जी अब रो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर वर्तमान काल का प्रयोग होगा। वर्तमान।
तीसरा प्रश्न, गोपबंधु उनके मुखिया थे, अब नहीं है, मुखिया थे इसलिए ये भूतकाल। मेरे देशवासी मेरी पीठ पर चलकर प्रगति करें, यानी कि करेंगे भी होगा, करें, ये भविष्य काल में होगा। चौथा नंबर भविष्य काल। उदाहरण के अनुसार वाक्यों को परिवर्तन कीजिए। मूल वाक्य और परिवर्तन किए गए वाक्य। जैसे कि उसने दिया है, नवयुवकों ने विद्यालय बनाया, तो परिवर्तन वाक्य में क्या होगा, नवयुवक विद्यालय बनाते हैं। उसी प्रकार उन्होंने कहा, वे कहते हैं, उन्होंने की जगह वे, कहा की जगह कहते हैं। सरकार ने उनकी सहायता नहीं की, सरकार उनकी सहायता नहीं करती है। लड़की ने रोटी खाई, लड़की रोटी खाती है। लोगों ने मदद पहुंचाई, लोग मदद पहुंचाते हैं। ये उदाहरण के अनुसार वाक्य का परिवर्तन होना होता है। तो बच्चों, ये हो गया हमारा गोपबंधु जी के द्वारा जो विषय था हमारा अध्याय, यह अब खत्म हो गया है। इस अभ्यास को तुम लोग अपने खाते में करना, इस कहानी को बार बार पढ़ना और जो भी प्रश्न इसमें दिए गए हैं वो सारे प्रश्न का उत्तर करना। आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम एक नए अध्याय के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।